देखिए आज का जो पहला जो सवाल है वो है 9 और 36 का मध्यानुपात क्या होगा। 6 और 36 का मध्यानुपात क्या होगा, चलिए देखते हैं। यदि ए और बी के फॉर्म में जब दिया रहता है, जैसे ये हो गया 9A और 36 हो गया B, इस प्रकार से जब दिया रहता है तो इसमें 3 चीज़ आपसे पूछा जाता है। एक तो आपसे प्रथमानुपाती, जो कि क्या होता है A² बटे का B, ये प्रथमानुपाती। उसके बाद A गुने का B, इसको जब आप अंदर रूट में जब लिखेंगे तो ये हो जाता है मध्यमानुपाती। और उसके बाद B² बटे का A जब करेंगे ये हो जाएगा आपका तृतीयानुपाती। ये तृतीयानुपाती, ये हो गया प्रथमानुपाती, ये मध्यमानुपाती, ये तृतीयानुपाती। तो इसमें जो आपसे जो पूछा जा रहा है, इसमें जो आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपसे जो पूछा जा रहा है मध्यमानुपाती क्या होगा, तो मध्यमानुपाती के लिए A गुने का B अंदर रूट, तो A का वैल्यू यहाँ से 9 हो जाएगा, B का वैल्यू 36 हो जाएगा, अंदर रूट लगा दीजिए। 9 से बाहर होगा 3, 36 से बाहर होगा 6, और इस प्रकार से आपका जो आंसर जो हो जाएगा 6 तिया का 18। इस तरह से आंसर आपका 6 तिया का 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना, 18। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है 2 नंबर कि A/3 इस तरह से जब बराबर में जब दिया रहता है ना, जैसे A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, ऐसे जब दिया रहता है ना, तो इसमें होता क्या है कि A के बटे में जो भी है वो A का वैल्यू हो गया, B के बटे में जो हो गया वो B का वैल्यू, और C के बटे में जो है वो C का वैल्यू। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि A + B + C बटे का C क्या होगा। तो यहाँ से A का वैल्यू क्या हो गया 3, B का वैल्यू हो गया 4 और C का वैल्यू आ गया 7। अब बटे का C बोल रहा है तो 7, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 3 14। तो ये हो गया टोटल 14 आपका, ये हो गया टोटल 14 आपका जोड़ने के बाद। अब बटे का 7, इससे जब आप भाग दीजिएगा तो एक के बारे में कटेगा, 7 दूनी का 14। तो आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया इसका 2 आपका आंसर आ गया। आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है, आंसर आपका 2 आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है सरलीकरण का एक सिंपल सा सवाल है। इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, भाग का काम कीजिए, 3 तिया का 9 हो जाएगा। उसके बाद आगे जो काम जो होगा वो क्या होगा, 80 माइनस इसको गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 प्लस 10 और माइनस का 3। उसके बाद 80 और 10 90 हो जाएगा। प्लस वाले के एक साथ जोड़िए तो 80 और प्लस का 10 90 हो जाएगा। फिर माइनस वाले को एक साथ जोड़िएगा तो माइनस का 20 और माइनस का 3 23 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 67। यहाँ से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 67। तो आंसर इसका कितना आ गया, आंसर इसका आ गया 67। आंसर आ गया यहाँ से 67। चलिए अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो जब 20 मीटर प्रति सेकंड जब दिया है तो इसके साथ किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, तो 18 ऊपर बटे का 5, 18 ऊपर 5 नीचे, इससे गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 और 18 चौके 72। आपका आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 72। आंसर आ जाएगा 72। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और यह 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये चीज़ पूछा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है। कैसे निकालिएगा समझिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने का समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने का समय होता है। चाल गुने का समय होता है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि यूनिट को बराबर करना पड़ता है। यदि दूरी आपका यदि किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और उसके बाद चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, समय जो होगा वो घंटा में। तो यहाँ से आपका जो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो दूरी मीटर में से दिया हुआ है,
दूरी किस में दिया है, मीटर में से दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ जो दूरी जो होगा वो किस में है, मीटर में, और समय आपका दिया हुआ है किस में, सेकेंड में। और उसके बाद तो इस तरह से आपका चाल भी किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चाल आपका दिया है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपका यहाँ चाल दिया है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय दिया है 15 सेकेंड। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से यूनिट को बराबर कीजिए। जैसे दूरी हमको निकालना है, तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर चाल गुने का समय, स्पीड गुने का समय, चाल गुने का समय होता है। ठीक है, तो यहाँ से चाल हो गया आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। फिर गुने का कितना समय है, ये तो आपका पूरा क्या आ गया, ये आपका पूरा हो गया चाल। ठीक है, उसके बाद समय क्या है, 15 सेकेंड। समय क्या है, यहाँ से आपका समय है 15 सेकेंड। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, बस आपका दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से जब आप कटाइएगा, 18 अच्छा के कटेगा, फिर 6 पंचे का 30, और 30 गुने का 15 कितना हो जाएगा, 450। 450 आपका आंसर आ जाएगा, 450 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपका आंसर 450 आ गया। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए छठा नंबर जो सवाल जो दिया है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। तो सबसे पहला काम, सिक्के हैं कौन कौन से प्रकार के, तो 1 रुपया के हैं, फिर 50 पैसे के हैं, और उसके बाद 25 पैसे के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो सिक्कों का जो टोटल सिक्का दे दिया है कितना, 378। अनुपात जो दिया है किसका दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य का मतलब आप ये समझिएगा टोटल रुपया दे दिया है। जैसे यहाँ पे 13 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है। तो इससे आप क्या कीजिए, सिक्का का अनुपात निकालना पड़ेगा। सिक्का का अनुपात क्या हो जाएगा, निकालिए। सिक्का का अनुपात, मूल्य का अनुपात मतलब कि यहाँ पे ये 13 जो है, समझ लीजिए कि आपके पास टोटल जो है कि 13 रुपया है। ठीक है, या फिर आप किसी से 13 रुपया मांग रहे हैं, वो आपको 1 रुपये का बंडल देता है। तो 1 रुपया का बंडल आपको 13 रुपया चाहिए, आप कितना उससे सिक्का निकालिएगा, इसका ये मतलब है। तो कितना सिक्का लीजिएगा, 1 रुपया का 13 रुपया आपको चाहिए। तो इस प्रकार से आप 13 सिक्का लेंगे तो 13 रुपया पूर जाएगा। उसी तरह से फिर से अब आपको 11 रुपया चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, 11 रुपया चाहिए, अब 50 पैसे का वो बंडल आपको दे रहा है। तो अब आप कितना सिक्का उससे लीजिएगा, तो उससे आपको लेना पड़ेगा कितना, 22 सिक्का। और उसी तरह से यहाँ भी 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए आपको, 7 रुपया पुराने के लिए। ठीक है, 7 रुपया पुराने के लिए कितना चाहिए, तो 28 सिक्के। तो यहाँ से आपका सिक्का का अनुपात आ गया कितना, 13, 22 और 28 आ गया। तो इस तरह से 13, 28 और 22 जो आ गया, तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, टोटल सिक्का कितना था, 378। यहाँ से टोटल सिक्का जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 63। अब गुने का आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है, तो 22 से गुना कर दीजिएगा। 50 का ही पूछ रहा है ना, हाँ, यहाँ से आपसे 50 का ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए किससे, 50 पैसे के सिक्का का अनुपात कौन है, ये है 11, और सिक्का आया कितना है, 22। तो यहाँ से 22 का गुना कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ठीक है, 378/63 गुना 22, यहाँ से कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आगे का जो सवाल है वो क्या है, यहाँ से आंसर टिक कर लीजिएगा 132। फिर 7 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8 और 5 है के अनुपात में है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, तो लड़की का कौन सा है, ये 5 वाला। तो 5 का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 160, यानी कि 5 से कितना गुना अधिक है, तो 32 गुना अधिक। और टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है, तो लड़के हैं 8 और लड़की हैं 5। तो 8 5 13 हो गया टोटल, 8 5 13 हो गया टोटल, और टोटल 13 हो गया, और कितना गुना है, तो 32। 32 का गुना कर दीजिए, 32 गुना 13 कितना हो जाएगा आपका, 416। 32 गुना 13 आपका कितना हो जाएगा, 416। यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा 416। उसके बाद देखिए
ए और बी के धन का अनुपात 4:5, बी और सी के धन का अनुपात 2:3 है। अगर ए के पास 800 है तो सी के पास कितना? पहले तीनों का पहले अनुपात निकाल लीजिए। तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ए बी सी का जो रेशियो दिया है, पहला कितना दिया है? 4:5। उसके बाद बी और सी का रेशियो कितना दिया है? 2 और 3। तो यहाँ से आप पहले निकाल लीजिए। 2 का गुना यहाँ कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 का गुना यहाँ कीजिएगा तो 10 होगा, फिर 3 का गुना यहाँ कीजिएगा तो 5 3 का 15 होगा। तो ये आ गया आपका रेशियो। ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया। और उसके बाद आपसे सवाल में ही कह रहा है कि ए का जो ए के पास जो है वो कितना है? 800 रुपये है। ए के पास कितना है? 800 रुपये है। तो ए के पास 8 नहीं हो करके है कितना? 800। तो कितना गुना ज़्यादा है? तो 100 गुना ज़्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सी के पास कितना है। आपसे पूछा जा रहा है कि सी के पास कितना है। आपसे पूछा जा रहा है सी के पास, यहाँ से देखिए सी के पास कितना है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो सी का आप निकाल दीजिए। सी का कौन है? 15। तो इसके साथ भी गुना कर दीजिए किसका? 100 का। और 100 का गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 15 गुना का 100, 1500। आपका आंसर हो जाएगा 1500। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1500 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है कि 100 अनुपात 1000 अनुपात वाट और उसके बाद अनुपात 1 है। तो यहाँ से नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ, दूर का गुना दूर के साथ करना होगा। नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ। तो कर दीजिए 1000, यहाँ पे x लगा लीजिए। 1000 गुने का x क्या होगा? 1000 x हो जाएगा, बराबर बराबर जो होगा वो किसके होंगे? ध्यान दीजिए 100 गुने का 1, तो 100 ही हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x बराबर कितना होगा? 100 बटे का 1000। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2 0 2 0 खत्म। 1 में 10 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट का 1 आ जाएगा। पॉइंट का 1 आ जाएगा आपका आंसर। पॉइंट का 1 आ जाएगा आपका आंसर। पॉइंट का 1 आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि m और n का अनुपात इतना दिया, इस प्रकार से इस समीकरण पर रख दीजिए m और n का वैल्यू। बस उसके बाद क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा। m का यहाँ से वैल्यू हो गया कौन सा? m का वैल्यू यहाँ से हो गया 3 और n का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए 4 गुने का m का वैल्यू कितना है? 3। m का वैल्यू है 3, तो 4 गुना का 3 कितना होगा? 12। 4 गुने का 3 12, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5 गुने का n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2। n का वैल्यू है 2, तो 5 दूनी का 10। यहाँ से कितना हो गया आपका? 12 और 10 22 आ गया। उसके बाद अगला देखिए क्या दिया है। 4 गुने का m का वैल्यू 3, 3 चौके 12, फिर माइनस है तो माइनस, फिर n का वैल्यू है 2, तो 5 दूनी का 10। यहाँ से 12 से 10 घटाइएगा तो आएगा कितना? 2। फिर 2 से यहाँ पे कटाइएगा, 2 एकम 2 और 2 से 11 बारी में, तो 11 अनुपात 1 आ गया। तो यहाँ से आंसर जो आपका आ जाएगा 11 अनुपात 1। तो 11 अनुपात 1 दिया नहीं है, तो यानी कि 11 अनुपात 1 को आप 11 बटे का 1 लिख सकते हैं। तो 11 में 1 से भाग दीजिएगा तो रह जाएगा कितना? 11 आपका। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11। इस प्रकार से आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? 11 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। देखिए इस प्रकार से 10 सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब जीके जीएस का देख लीजिए सवाल कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपके ओम बिरला हैं। और जगदीप धनखड़ क्या है? राज्यसभा के सभापति है या उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी क्या है? आपके प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के। उसके बाद देखिए योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? सबसे पहला देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। ठीक है, इसको बदला कब गया? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इसका जो अध्यक्ष होता है खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है। और इसके अभी
वर्तमान में जो CEO हैं तो वो कौन है, VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम इसके जो कि CEO हैं। ठीक है, तो इतना सा सवाल यहाँ से याद रखिएगा। नीति आयोग से सवाल निश्चित रूप से बनता है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से 2015 आपका आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। कौन न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है? यहाँ से रॉकेट का जो नियम होगा वो क्या होगा, रॉकेट जो प्रक्षेपण होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का जो है कि उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है कौन, इसमें और जो सवाल जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि जेट इंजन, या फिर ऐसे अगर पूछे कि रॉकेट जो है उसका प्रक्षेपण जो होता है वो किस संरक्षण पर, तो यहाँ पे याद रखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर, रेखीय संवेग संरक्षण पर। और एक पूछा जाता है जेट इंजन, एक क्या पूछा जाता है जेट इंजन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी किस पे करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, जेट इंजन भी किस पे काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर, और रॉकेट भी किस पे करता है, रेखीय संवेग संरक्षण पर। एक और पूछा जाता है क्या, एक और पूछा जाता है कि बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत, जैसे छप्पर सब आंधी में उड़ने का जो उदाहरण है वो बर्नौली के सिद्धांत पे है। ठीक है, तो बर्नौली का जो सिद्धांत है ये किस पे आधारित है, ये है ऊर्जा संरक्षण पे। ये किस पे है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित है सवाल। ठीक है, तो यहाँ से इतना सा क्लियर हुआ आपका। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इसी में से और जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन समझिए, कंबल की सफाई डंडे मारकर करना। तो कंबल या रजाई को आपको पता है कि उसको धोया नहीं जाता है पानी से, तो इसे क्या किया जाता है कि डंडे से मार मार के उससे जितना धूलकण होता है उसको बाहर निकला जाता है। ये जो होता है ये किस कारण से होता है, ये जो होता है ये न्यूटन का फर्स्ट गति के नियम का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है वो क्या है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ट्रेन चलता है या रुकता है उसमें यात्री जब पीछे या आगे की ओर जो झुकता है, तो ये सारे जो उदाहरण होते हैं न्यूटन के पहले गति के नियम का उदाहरण होता है। और न्यूटन के दूसरे नियम से क्या पता चलता है, बल का व्यंजक, यानी कि F = फोर्स = क्या होता है, द्रव्यमान गुने का त्वरण, ये चीज़ व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इतना सा क्लियर हो गया। अगला जो सवाल है देखिए क्या है कि जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती हैं तो यात्री डैश के कारण आगे झुकते हैं। तो ये अभी तुरंत आपने देखा न्यूटन के पहले नियम के कारण से होता है। पहले नियम को और क्या कहा जाता है, गति की जड़ता का नियम कहा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 15वां नंबर सवाल जो है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ से जो होता है पहला नियम V = U + AT जो होता है, यहाँ से आप क्या कीजिए, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि ये हो गया आपका क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका क्या अंतिम वेग हो गया, और यहाँ से ये प्रारंभिक वेग, और ये जो होता है त्वरण, ये होता है समय। तो यहाँ से आप क्या ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये जो लास्ट का जो है ये समय, ये क्या है आपका लास्ट का, ये जो है ये है आपका समय। उसके बाद ये है क्या, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग और समय, तो इससे ये क्या हुआ कि ये क्या दर्शाता है, पहला नियम कि वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसी तरह से आप दूसरा नियम भी लिखिएगा, उसका पहला लीजिएगा, लास्ट लीजिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है तो वो उस चीज़ को दर्शाएगा। फिर तीसरा नियम लीजिएगा, वो भी उस चीज़ को दर्शाएगा। लेकिन यहाँ जो आपके सवाल जो पूछा गया था वो सवाल क्या पूछा गया था, यहाँ से आपका सवाल पूछा गया था कि गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो वेग और समय के बीच को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद 16वां नंबर सवाल जो है कि दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव है, दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव है। तो ये जो सवाल जो पूछा गया आपसे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो होता है आपका कोई भी चीज़ जब सटने वाला जो होता है, जैसे आप ले लीजिए, जैसे काजल जो लगाते हैं वो चिपक जाता है, या फिर आप बोर्ड पे जब आप लिखते हैं तो उसमें से क्या होता है, चौक से आप बोर्ड पे जो लिखते हैं तो वो
उसमें से सटा हुआ रह जाता है, उभर आता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो उदाहरण है ससंजक बल के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और सवाल यहाँ से महत्वपूर्ण है कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या है, तो पवाइज, इसका क्या होता है, पवाइज होता है। या फिर क्या होता है, डेका पवाइज, या फिर क्या होता है, डेका पवाइज, या फिर इसी को और क्या कहा जाता है, एक तो पवाइज हो गया, डेका पवाइज, एक पवाइज ली भी होता है, ठीक है। एक क्या होता है, पवाइज ली भी होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आपका आंसर जो हो जाएगा ससंजक बल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए कि वह तापमान, अच्छा यहाँ से एक और सवाल है 17 नंबर कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका, तो किलोवाट घंटा जो है ये किसका है, ऊर्जा का। इसमें एक होता क्या है रिलेशन, समझिए कि जैसे यहाँ से आपसे वाट हो गया, फिर वाट आपका जो है कि किलोवाट हो गया, और उसके बाद मेगावाट हो गया, उसके बाद एचपी हो गया। ये जो हो गया ये सारे किसका उदाहरण है, ये जो मात्रक होते हैं ये शक्ति के मात्रक होते हैं। ये किसके मात्रक होते हैं, शक्ति के मात्रक होते हैं। उसके बाद देखिए इसी में से और जो होता है वो क्या होता है कि जैसे इसी में से इसके साथ अब समय यदि वाट सेकेंड लग जाए, फिर किलो वाट घंटा लग जाए, ठीक है। तो ये जैसे इसके साथ समय जो लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये किसका उदाहरण हो जाता है, ये हो जाता है आपका, ये जो उदाहरण जो हो जाता है समय लगने के साथ, ये आपका उदाहरण हो जाता है किसका, ऊर्जा का, ठीक है। ये हो जाता है ऊर्जा का। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ से अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा कि चलिए यहाँ से अगला सवाल बढ़ते हैं कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है, तो वो कौन सा पाठ्यांक है, माइनस का 40 डिग्री। और उसके बाद ये 4 डिग्री क्या होता है, जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है, 4 डिग्री सी पर होता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जल का घनत्व अधिकतम, बिल्कुल सही, जल का घनत्व इतना होता है, यह बिल्कुल सही है, तो किस पे होता है, तो 4 डिग्री सी पर होता है। उसके बाद बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, ये किस कारण, तो निम्न घनत्व के कारण से तैरते हैं। उसके बाद देखिए न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है किसका, जड़त्व का। उसके बाद लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है, जब नीचे जाता है, ठीक है। तो जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जाता है तो ये हो जाएगा आपका, और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अधिकतम होगा, उसका वजन अधिकतम जो कि महसूस होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद वो सवाल है यहाँ से कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या होगा, तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुने का वेग होता है, ठीक है। तो यहाँ से द्रव्यमान आपका कितना दे दिया है 18, और वेग जो दिया है वो कितना दिया है 6, तो 18 6 कितना होता है 108। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 108। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा किस कारण से चढ़ता है, केशिकत्व घटना के कारण से। इसी में से और जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, समझिए लैंप में चढ़ता है या फिर लालटेन में चढ़ता है जो तेल ऊपर, तो वो किस कारण से, तो ये केशिकत्व घटना के कारण से चलता है, उसमें से केश नली रहता है, ठीक ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जैसे पैर में आप पानी देते हैं तो वो क्या होता है, पानी या खनिज लवण वो पत्ती तक जो पहुंचता है वो किस कारण से पहुंचता है, तो वो केशिकत्व घटना के कारण से ही पहुंचता है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो अगला सवाल है कि दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, बैरोमीटर का, ठीक है। उसके बाद देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से आपका वायु का दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर से आपका तापमान मापा जाता है। उसके बाद देखिए आर्द्रता मापन किससे किया जा सकता है, ठीक है, तो आर्द्रता किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है।
और उसके बाद लेक्टोमीटर से दूध की सघनता या शुद्धता को मापा जाता है। पायरोमीटर से आपका क्या मापा जाता है, तापमान को मापा जाता है। उसके बाद देखिए 27 नंबर जो सवाल है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए अपेक्षित घनत्व एक क्या होता है, ये अनुपात होता है, ठीक ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। उसके बाद अगला देखिए, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो अभी तुरंत देखे थे क्या है, लेक्टोमीटर। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का है या प्रतिबल का आप बोल सकते हैं। उसके बाद वाट किसका है, शक्ति का है। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। उसके बाद देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद देखिए किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएँ होती है, तो ये कार्य और ऊर्जा का होता है। उसके बाद देखिए सेकेंड के लोलक की काल अवधि क्या होता है, तो ये क्या होता है, 2 सेकेंड। उसके बाद आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। आर्किमिडीज ने किसका दिया था, तो प्लवन का दिया था। उसके बाद गैलीलियो ने क्या दिया था, जड़त्व का नियम दिया था, ठीक है। इस प्रकार से पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट क्यों लगता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, यानी कि गति का तीसरा नियम। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो घनत्व उसका क्या होता है, घट जाता है। यही कारण है कि जब आप जो है कि शीशे के बोतल में जब आप पानी को जब फ्रिज में रखिएगा तो बर्फ़ जमने के बाद वो बोतल क्या होता है, फट जाता है। यही कारण होता है कि उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घटने के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ का जब घनत्व घटता है तो वो क्या होता है, फैलता है, और फैलता है तो इसी कारण से क्या होता है, फट जाता है। देखिए उसके बाद एक खिलाड़ी द्वारा गेंद को अधिकतम दूरी तक फेंका जाता है तो उस गेंद को देखे जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा, यानी कि यहाँ से देखिए प्रक्षेप गति का उदाहरण दिया हुआ है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है, गेंद को फेंकना एक क्या होता है, प्रक्षेप गति होता है, तो प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो परवलय होता है, कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। स्कूल चलो अभियान, ये स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई हो जाएगा। 7 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इतना सा सवाल था, 39 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।